नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान, हमारा राजस्थान कक्षा 6 के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक रूप से हल। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आपको 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करवाएंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो सभी को पता है, 23,3 से 30,12 ये अक्षांशीय विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार यहाँ पहुँचता तो वो हो जाता आपका 69,30 से 78,17 ये देशांतरीय विस्तार हो जाता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो आपके मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर। सबसे कम सीमा की पूछता तो वो आपका पंजाब हो जाता, और पंजाब से सीमा लगती है 89 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है तो ये हो जाएगी 826 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम की पूछता तो वो हो जाती 869 किलोमीटर, और दोनों का अंतर पूछता तो वो हो जाती है आपके 43 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के जो क्षेत्रफल है उसका 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो वो है आपका, थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर में है। और बात करें अगर इसी को वर्ग मील में तो वो है 1,32,139 वर्ग मील, ये वर्ग मील में हो गया। ये जो क्षेत्रफल है वो भारत का 10.41% है। भारत का 10.41% क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। चलिए वापस आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान की सीमा से मिलती है? तो जो पांचवा प्रश्न है उसे भी थोड़ा देख लेते हैं अपन। तो 4 जिलों की सीमा टच होती है, और जो रेखा है आपके हिंदुमल कोट से जो भाकासर बाड़मेर तक आती है, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, और उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से। इसका जो निर्धारण है वो आपके हुआ था 1947 में। आज़ादी के समय 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ था, और इसके ऊपर 4 जिले स्थित हैं। तो 4 जिलों की अगर अपन बात करें तो वो 4 जिले हैं आपके जैसलमेर, ऊपर से बात कर लेते हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ये थोड़ा याद करने के हिसाब से बनाया है इसको, SBBG। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। श्रीगंगानगर की जो सीमा लगती है वो लगती है आपके 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। ये आपका ये बाड़मेर हो गया। बात करते हैं जैसलमेर की, तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर जैसलमेर की सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जैसलमेर की है, जबकि सबसे कम है बीकानेर की। बीकानेर की है आपके 168 किलोमीटर। तो इस तरह से ये 4 जिले लगते हैं। बिल्कुल व्याख्यात्मक रूप से भी आपको इसका हल करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है?
तो ये तो सभी को पता है कि 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। PHUMG ये है आपके 5 राज्य, तो इनको स्पर्श करती है, जिसमें से मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा लगती है और पंजाब की जो 89 किलोमीटर है वो सबसे कम सीमा लगती है। तो ये 5 राज्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भारत की बात करें, जैसे ये भारत का नक्शा है, तो राजस्थान यहाँ है आपका, ये उत्तर हो गया और ये जो दिशा हो गई वो पश्चिम हो गया। तो भारत में राजस्थान की स्थिति हो जाएगी उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। चलिए इस वाले प्रश्न को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। ये अपन ने याद करने के पर्पज से बनाया है, पहले भी हम आपको ये बता चुके हैं, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। ये आपकी उत्तर दिशा है, ये है आपकी उत्तर दिशा, ये नीचे हो गई आपकी दक्षिण दिशा, इधर आपका पूर्व है और इधर है आपका पश्चिम, ये आपका पश्चिम है। उत्तर और पूर्व इनके बीच में जो कोण आता है उसको कहते हैं ईशान कोण। पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण। पश्चिम और दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम में आता है नैऋत्य कोण और उत्तर पश्चिम उसमें आता है वायव्य कोण। बात करें भारत के सापेक्ष, तो भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति है उत्तर और पश्चिम में यानी कि वायव्य कोण में राजस्थान की स्थिति है। विश्व के सापेक्ष बात करें तो विश्व के सापेक्ष है उत्तर पूर्व में यानी कि ईशान कोण में, विश्व के सापेक्ष ईशान कोण में है। और एशिया के सापेक्ष है नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम की तरफ। आग्नेय कोण में राजस्थान अवस्थित नहीं है किसी के भी सापेक्ष। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की किस संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं? तो किस संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं? तो सर्वाधिक जिले आते हैं आपके 6 जिले आते हैं उदयपुर और जोधपुर संभाग में, 5 जिले आते हैं जयपुर में और बाकी के जो संभाग बच गए उनमें आते हैं आपके 4 जिले। तो यहाँ पूछ रहा है सर्वाधिक जो पूछ रहा है यहाँ, तो वो आ जाएगा उदयपुर और जोधपुर, 6 जिले। जयपुर में 5 जिले आते हैं, एकमात्र संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं और वो है जयपुर संभाग। प्रश्न नंबर 9 है भरतपुर। ये पूछ रहा है कि भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो भरतपुर संभाग को अपन देखते हैं। तो भरतपुर संभाग में आपके जिले आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर यानी कि 4 जिले आते हैं। अगला प्रश्न है जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो जोधपुर संभाग में आपके 6 जिले आते हैं। 6 जिले हैं जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, ये 6 जिले आते हैं। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो कोटा संभाग में आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं जो हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। बीकानेर में भी वही 4 जिले आते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और चूरू। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। जयपुर संभाग में आपके 5 जिले आते हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। बात करें अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग में आपके 4 जिले आते हैं, अभी टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये 4 जिले आते हैं। नेक्स्ट है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में जो 6 जिले आते हैं, तो वो कौन कौन से 6 जिले हैं जो उदयपुर संभाग में आते हैं। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और एक खुद आपका उदयपुर। तो ये 6 जिले आते हैं उदयपुर संभाग में। अगला प्रश्न है कि आर्यों का जो प्रारंभिक जनतंत्र था वो कौन सा था। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था। तो वो था आपका मरु प्रदेश। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी। तो जांगल प्रदेश की जो राजधानी है वो थी आपके अहिछत्रपुर नागौर। अहिछत्रपुर
नागौर थी आपके जांगल प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न है मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी बैराठ या विराटनगर जयपुर। ये आपके मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला है सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद जो अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, भरतपुर धौलपुर करौली, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी आपके मथुरा, मथुरा इसकी राजधानी थी। बात करते हैं सीवी जनपद की। सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी आपके मध्यमिका, मध्यमिका इसकी राजधानी थी। तो इन जनपदों की राजधानियों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं। जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी आई छतरपुर नागौर। मत्स्य जनपद की राजधानी बैराठ या विराटनगर थी जो जयपुर में है। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका जो नगरी गांव चित्तौड़ में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, चारों में से एक हर बार आपको पूछा जाता है। तो ये 4 जनपद हैं। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न कि मालवों की जो दिग्विजय का यूप अभिलेख है वो कहाँ लगा हुआ है? तो वो लगा हुआ है आपके एक स्थान है भीलवाड़ा में, नांदसा भीलवाड़ा में, तो वहाँ लगा हुआ है। राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किसने किया था? तो राजस्थान से जो कुषाण शक्ति है उसको नष्ट किया था योद्धियों ने उन शक्ति को, कुषाण शक्ति को राजस्थान से नष्ट किया था। 23वां प्रश्न है 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य कहाँ रहा था? तो ये रहा था आपके मेवाड़ में गुहिल सिसोदियों का राज्य रहा था। मेवाड़ की राजधानियां कौन सी रही थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है, आइए देखते हैं। तो राजधानियां रही थी नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। क्रमशः आपको याद रखना है नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। अगला प्रश्न है वागड़ प्रदेश किसको कहा जाता है? तो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का भूभाग है उसको वागड़ प्रदेश कहा जाता है। एक क्षेत्र और बताया गया है कक्षा 6 में जिसको वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वो है आपका पिलानी के पास, पिलानी जो झुंझुनू में है उसके पास का नरहड़, भादरा, नौहर और कन्नड़ा का क्षेत्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न 7वीं सदी में मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर किसका शासन रहा था? तो 7वीं सदी में मंडोर जोधपुर पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। 27वां प्रश्न है 12वीं सदी में डूंडाड़ पर किसका राजवंश रहा था? तो 12वीं सदी में डूंडाड़ पर कछवाहों का राज्य रहा था, कछवाहों का राजवंश रहा था। हसन खान मेवाती खानवा के युद्ध में किसकी तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था? तो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, हिस्ट्री से भी थोड़ा बिलोंग करता है, इसको देख लेते हैं। तो मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती, जो खानवा के युद्ध में जो हुआ था 16 मार्च 1527 को, उसमें राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हो रहा था, तो ये राणा सांगा की तरफ से लड़ा था हसन खान मेवाती, बाबर के विरुद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न चीरवा के शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीरवा के शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है रावल समर सिंह के युग की जानकारी चीरवा शिलालेख से मिलती है। चीरवा का शिलालेख कहाँ है? ये आपके उदयपुर में है और यहाँ 51 श्लोक लिखे हुए हैं। चीरवा के शिलालेख से रावल समर सिंह के अलावा बप्पा रावल, जैत्र सिंह और तेज सिंह की जानकारी भी अपन को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? प्रशंसा में जो अभिलेख हैं
लिखे जाते थे वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके प्रशस्ति। अगला प्रश्न है कि काले और लाल मृदभांड, काले और लाल मृदभांड कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके जोधपुरा जयपुर और नौह भरतपुर से, जोधपुरा जयपुर से और नौह भरतपुर से। अगला प्रश्न है ताम्रपत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ये ताम्रपत्र है वो दान पुण्य से संबंधित होता था, इसलिए इसको दानपत्र भी कहते थे। ताम्रपत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वो है दानपत्र। पृथ्वीराज विजय, अब यहाँ थोड़ी रचनाएं देख लेते हैं अपन। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो ये रचना है जयानक की, जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय है, जिसमें चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन अपन को मिलता है। 12वीं सदी में ये लिखी गई थी। हम्मीर महाकाव्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो हम्मीर महाकाव्य है नयनचंद सूरी का, नयनचंद जो सूरी है, नयनचंद्र सूरी, उसका है हम्मीर महाकाव्य। और हम्मीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ जो अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय है और उस समय की जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी उसकी जानकारी अपन को हम्मीर महाकाव्य से मिलती है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है? तो पृथ्वीराज रासो आपके चंद्रबरदाई का ग्रंथ है। पद्मनाभ किसकी? ये पद्मनाभ कानड़दे प्रबंध, उनकी ये प्रसिद्ध रचना है। पद्मनाभ है कानड़दे प्रबंध की। अगला है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कर्नल जेम्स टोड की एक तो प्रसिद्ध रचना एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, पश्चिमी भारत की यात्रा है, ये आपके कर्नल जेम्स टोड की रचनाएं हैं। बूंदी के एक महाकवि थे सूर्यमल मिश्र, जिसे राज्य कवि भी कहा जाता है। तो ये जो बूंदी के कवि थे सूर्यमल मिश्र, इनका कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध रहा है? तो इनका वंश भास्कर, वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध रहा है। बात करते हैं वीर विनोद, वीर विनोद के रचनाकार कौन हैं? तो वीर विनोद के रचनाकार हैं कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास हैं। मारवाड़ राज्य का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये अपने प्रसिद्ध गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की कि ताम्र सभ्यता के अवशेष आपको कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा हो गया, गणेश्वर हो गया, आहड़ हो गया। आहड़ ताम्र संस्कृति कहलाती है और ताम्र संस्कृति की जननी गणेश्वर कहलाती है। और कालीबंगा से भी आपके ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खोज की थी आपके अमलानंद घोष ने, यानी कि अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अगर उत्खनन की बात करें तो बीबी लाल, एक तो था बीबी लाल और एक था बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। यह सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक सिंधु सरस्वती सभ्यता मानी जाती है ये, जहाँ से अपन को मकानों में ईंटों का प्रयोग हुआ एक नगर भी मिला था, जिसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग था। लकड़ी पर ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। अग्निकुंड वेदिकाएं भी मिली है जो चबूतरों पर बनी हुई थी। और ये जो नगर योजना थी यहाँ की, वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समान दिखाई देती है। और यहाँ इसके जो नगर की प्राचीर थी उसके बाहर कृषि भूमि के साक्ष्य भी अपन को मिले हैं। इसके अलावा गाय के मुख के प्याले मिले हैं, तांबे के बैल मिले हैं, कांस्य के दर्पण मिले हैं, हाथी दांत का कंघा मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, खिलौने और कांच की मणियाँ मिली है। कहा जाता है कि यहाँ नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से ये उजड़ गई थी, ये जो समृद्ध बस्ती थी ये उजड़ गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो बस यही साक्ष्य मिले हैं, कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड वेदिकाएं चबूतरों पर मिली है, हाथी दांत का कंघा मिला है, गौमुख प्याले मिले हैं, कांच की मणियाँ, खिलौने, कांस्य के दर्पण ये मिले हैं। और 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की थी अमलानंद घोष ने। द्वस्वती और सरस्वती नदी के
जो किनारे है ये सभ्यता फैली हुई है। नदी की बात पूछी जाए तो घग्गर नदी है कालीबंगा सभ्यता के किनारे। कालीबंगा स्थान है कहाँ, तो वो है हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है बेड़च। बेड़च या जिसे आयड़ नदी भी कहते हैं, तो उसके किनारे स्थित दो टीले स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? तो इसके किनारे पर जो दो टीले दिखाई देते हैं उसको अपन स्थानीय भाषा में कहते हैं धूलकोट। ये ताम्रवती या तांबावती संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तांबे के औजारों का ये एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में आघाटपुर के नाम से इसको जाना जाने लगा। पहले इसको धूलकोट कहा गया, फिर तांबावती नगरी, और फिर आघाटपुर के नाम से जाने लगा। यहाँ तांबा पिघलाने का एक भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। आहड़ से तांबा पिघलाने का भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। आहड़ के वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। बात करते हैं लाल भूरे मृदभांड यहाँ से मिले हैं, जबकि काले लाल मृदभांड आपको जोधपुरा और नौह से मिले थे। यहाँ 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, 3 मोहरें मिली है, 26 किस्म के मणिये मिले हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 46 की तरफ चलते हैं। बालाथल सभ्यता कहाँ से मिली है? तो बालाथल है आपके उदयपुर। उदयपुर में एक स्थान है वल्लभ नगर। वल्लभ नगर है उदयपुर में। तो बालाथल सभ्यता मिली है वल्लभ नगर तहसील के बालाथल एक गांव है, वहां से मिली है, उदयपुर जिला है। यहाँ 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है और दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं। तो पूछा जाता है दुर्ग जैसे चिन्ह कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं आपके बालाथल उदयपुर से। बाकी मिश्रित अर्थव्यवस्था मिली है। अगला प्रश्न है 47वां कि बालाथल सभ्यता से कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तो ये अपन ने अभी देखे। 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है, दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिली है, यानी कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों जीविका के साधन थे। लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं बालाथल से, और यहाँ से बुने हुए वस्त्र मिले हैं। बैराट के अलावा केवल बालाथल ऐसा स्थान है जहाँ से बुने हुए वस्त्र मिले हैं। इसके अलावा कर्णफूल मिले हैं, गले के हार की लटकन मिली है। तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण ऐसे उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य बालाथल के अतिरिक्त और कहाँ से मिले हैं? तो ये बालाथल के अतिरिक्त मिले हैं अपन को बैराट जयपुर से। 49 49वां प्रश्न है ताम्र संचयी संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ताम्र संचयी संस्कृति अपना बोलते हैं गणेश्वर, नीमखा थाना, सीकर वाली संस्कृति को। एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं और इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ये राजस्थान के जो पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी का क्षेत्र है वहाँ ये पल्लवित हुई थी। गणेश्वर में तांबे के उपकरण बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ पास में ही खेतड़ी गांव है, जो झुंझुनू खेतड़ी है, वहाँ तांबे की बहुत अधिकता है। यहाँ तांबे के उपकरणों में छेनी, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, उस्तरे मिले हैं, ये गणेश्वर से मिले हैं। यहाँ दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात भी किया जाता था। दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को, ये गणेश्वर में है। गणेश्वर से मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन भी आपको मिले हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के थे और एक थे लाल चिकनी मिट्टी के मजबूत बर्तन। लोहकालीन सभ्यताएं की अगर बात करें तो वो बैराट, सांबर, बागोर और रेड, ये आपके लोहकालीन इतिहास को जानने की सभ्यताएं हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो ये गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति का लाल रंग का और एक है लाल चिकनी मिट्टी का मजबूत। अगला प्रश्न है अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू शिलालेख और बैराट शिलालेख और बौद्ध मठ, इनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये अवशेष मिले हैं बैराट या विराटनगर जयपुर से। और ये कहाँ है? तो ये जयपुर में है। और यह है हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। बीजक की पहाड़ी, भीम डोंगरी और पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास के दौरान समय व्यतीत किया था। मौर्यकालीन ये स्थल है। 2 शिलालेख अशोक के, भाब्रू या बैराट का शिलालेख और बौद्ध मठ, इनके अवशेष यहाँ से मिले हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी स्थित है।
तो ये आपके बैराट जयपुर में स्थित है। बैराट से कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तो अवशेष मिले हैं यहाँ से पीजे की पहाड़ी के, भीम डोंगरी और भाब्रू शिलालेख, बौद्ध मठ, बैराट शिलालेख। 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 तो पंचमार्क थी और 28 भारतीय यूनानी शासकों की थी। इसके अलावा हाथ से बुने हुए वस्त्र मिले हैं बालाथल से और यहाँ से बैराट से, और नाचता हुआ मोर मिला है, अलंकृत घड़े मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, पत्थर की संदूकें मिली है, लोहे की कीलें मिली है। ये बैराट से आपको मिले हैं। यहाँ थोड़े बहुत जो स्थान रह गए हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे बागौर और ओजियाना, बागौर और ओजियाना आपकी भीलवाड़ा जिले में है। जोधपुरा सांबर ये आपके जयपुर में है। नगर और रेड ये टोंक में है। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नौह भरतपुर में है। भीनमाल जालौर में है। पचमता और गिलुंड ये आपके राजसमंद में है। तो यहाँ से दो महत्वपूर्ण बन जाते हैं, एक तो पचमता और गिलुंड राजसमंद में है, बाकी बागौर और ओजियाना भीलवाड़ा में है। प्रश्न नंबर 54 की बात करें कि राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? तो वो होता था आपके राजा। अगला प्रश्न है सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो वो होती थी आपके बख्शी की। बख्शी की ये जिम्मेदारी होती थी। इसके अलावा जो खजांची होता था, खजांची आमदनी और जो खर्च है उसका हिसाब किताब रखता था खजांची। राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो वो थी आपके ग्राम। एक प्रश्न तो इसी के अंदर बन गया। और उसका जो प्रशासन है वो कौन चलाता था? वो चलाती थी ग्राम पंचायतें। अगला प्रश्न है राजा और जागीरदार। राजा और जागीरदार के मध्य जो संबंध है वो कैसे होते थे? तो वो संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि वो संबंध होते थे भाईचारे और सौहार्द पर आधारित संबंध होते थे। ब्रिटिशकालीन भारत केंद्र शासित प्रदेश और कितने प्रांतों से बना हुआ था? तो ब्रिटिशकालीन भारत है वो केंद्र शासित प्रदेशों और 11 प्रांतों से मिलकर बना हुआ था। भारत के पहले वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत के जो पहले वायसराय हैं वो आपके लॉर्ड कैनिंग को चुना गया था। कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। महत्वपूर्ण है। राजस्थान की पहली विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो वो हुए थे 1952 में। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री सबको पता है टीकाराम पालीवाल थे। अगला प्रश्न है थार का मरुस्थल कितने जिलों में और कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो जो थार का मरुस्थल है वो आपके लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है और जिले हैं आपके 12 जिले। 12 जिलों में ये फैला हुआ है। 40% यहाँ जनसंख्या निवास करती है और थार के मरुस्थल को विश्व का सबसे धनी और सघन मरुस्थल कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है गुजरात की खेड़ बर्मा से जो दिल्ली है, दिल्ली में रायसीना तक जो पहाड़ी है, रायसीना पहाड़ी दिल्ली में वहाँ तक है। और इसकी जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई सबको पता है 1722 मीटर ऊंचाई है और गुरु शिखर आपके सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न 67 की। पूर्वी मैदानी भाग में कितना प्रतिशत भूभाग आता है? तो ये 23% भूभाग आता है, जहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो पूर्वी मैदान का है। ये बहुत उपजाऊ मैदान होता है। आगे बात करते हैं 68वां क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में अधिकांश मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है वहाँ अधिकांश मिट्टी आपके लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। 7% भाग पर फैला हुआ है और ये मध्यम काली जो मिट्टी है लावा निर्मित ये उपजाऊ होती है। इसके अलावा कुछ पठारों के बारे में प्रश्न है। उड़िया और आबू का पठार कहाँ है? तो उड़िया और आबू का पठार सिरोही में है।
भोराट, भोराट का पठार है आपका उदयपुर और राजसमंद में। मेसा का पठार आपका चित्तौड़गढ़ में है और उदयपुर और प्रतापगढ़ में है आपका लसाड़िया का पठार, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है, तो वो आपकी जलवायु परिस्थितियाँ यहाँ 5 प्रकार की उपलब्ध है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है, तो इनको स्थानीय भाषा में कहते हैं लू, और इनकी रफ्तार, लू की जो रफ्तार होती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी बहुत ज़्यादा होती है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो अधिकतम वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से पूर्वी राजस्थान में। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो स्थानीय भाषा में सबको पता है क्या कहते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है। मावट कहते हैं, महावट कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्ब ये कहा जाता है। रबी की फसल के लिए उपयोगी होते हैं, गेहूं चना के लिए। राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और अरब सागर का अफवाह तंत्र। तो इस तरह से राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, तीनों के बारे में अपन यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला आता है आपके बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, जिसमें चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध नदियाँ आती है। अगला आता है अरब सागर। अरब सागर का अफवाह तंत्र, जिसमें साबरमती आती है, माही आती है, सोम आती है, जाखम आती है, लुनी आती है, पश्चिमी बनास आती है। ये मेन नदियाँ हैं और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी इसी तंत्र में आती है। इसके अलावा जो तीसरा बच जाता है वो है आपके आंतरिक अफवाह तंत्र, और आंतरिक अफवाह तंत्र में आपके आती है एक तो जो घग्गर नदी है वो, एक आती है आपके बाणगंगा, बाणगंगा जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, एक आती है कांतली, कांतली आती है, एक आती है मेंढा, एक आती है रूपारेल, मेंढा, रूपारेल, कांतली, साबी, साबी आती है। तो इस तरह से ये मुख्य नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ भी इन्हीं तंत्रों में आती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके 78 नंबर का, वो देख लेते हैं। चंबल, चंबल नदी का जो उद्गम है वो आपके कौन से पर्वतों से होता है, तो ये होता है आपके मध्य प्रदेश में एक पर्वत है विंध्याचल पर्वत, वहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से। ये सबसे लंबी नदी है और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ स्थान है, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और यमुना नदी भी मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं चंबल की वो है बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। इसके अलावा कोटा जो शहर है वो भी चंबल नदी पर बसा हुआ है। 79% है कि बनास नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है, तो बनास का उद्गम होता है राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद जिले में। इसके अलावा सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट ये चंबल, बनास और सीप, चंबल, बनास और सीप एक त्रिवेणी संगम बनाती है। ये मौसमी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोंक, सवाई माधोपुर इसके किनारे स्थित है। और सहायक नदियों की बात करें तो मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। प्रश्न 80 देखते हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपके बनास नदी। बनास नदी आपके पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, तो वो अपन ने बात करी ली। सहायक नदियाँ मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी नदियाँ बनास की सहायक नदियाँ हैं। अगला है रामेश्वर धाम में कौन सी नदियाँ मिलती है, तो ये चंबल, बनास और सीप नदियाँ सवाई माधोपुर, रामेश्वर में मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। लूणी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो लूणी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है आपके जोजरी, मीठड़ी, सूकड़ी, गुहिया, सागी, खारी, जवाई, बांडी, ये आपकी सहायक नदियाँ हैं। लूणी नदी का उद्गम सरस्वती और सागरमती जो 2 जलधाराएं हैं उनको मिलने से अजमेर के गोविंदगढ़ से होता है। इसके अलावा बाड़मेर की बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है और उसके बाद खारा हो जाता है।
अंत में ये कच्छ की खाड़ी में मिलती है, लूणी नदी। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को एक मेला बढ़ता है और जहां माही, सोम और जाखम नदियां आकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। माही नदी का उद्गम आपके विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद ये खम्पात की खाड़ी में मिलती है और इसकी सबसे जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है सोम और जाखम। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहा जाता है, जिसका उद्गम बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है और ये भरतपुर में जो घना पक्षी विहार है वहाँ पर नम भूमि का निर्माण करती है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष कौन सी नदी मानी जाती है? तो प्राचीन सरस्वती नदी है उसका जो अवशेष है वो आपके घग्गर नदी मानी जाती है। घग्गर नदी उसका अवशेष मानी जाती है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की जो शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष या सहायक नदी भी ये मानी जाती है। इसका पानी कभी कभी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी चला जाता है। प्रवास क्षेत्र को हकरा और नाली कहते हैं। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो ये कहा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था नदी घाटी परियोजनाओं को। चंबल परियोजना कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल है आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश की। राजस्थान और मध्य प्रदेश की चंबल परियोजना संयुक्त परियोजना है जिस पर 4 बांध बने हुए हैं। 89 क्वेश्चन है, चंबल परियोजना पर बनाए गए 4 बांध कौन कौन से हैं? तो वो 4 बांध हैं आपके चित्तौड़गढ़ जिले का राणा प्रताप सागर बांध, कोटा का कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध और मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले का गांधी सागर बांध है। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया जाता है तो वो भी अपन देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण यानी कि ऐसा जो क्रम है वो पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आता है कोटा बैराज, कोटा बैराज के बाद में आता है जवाहर सागर, जवाहर सागर के बाद में आता है राणा प्रताप सागर, प्रताप सागर के बाद में आता है गांधी सागर, KJRG। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है? तो राजस्थान और गुजरात की जो हिस्सेदारी है वो है आपके 45-55, 45 और 55 ये हिस्सेदारी। 45 राजस्थान का है और 55 गुजरात का। लेकिन जो सारी विद्युत उत्पादन होती है वो राजस्थान को इससे मिलती है। बांसवाड़ा नदी में माही नदी पर ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना कौन कौन से राज्य की है? सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की है जिनमें आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और गुजरात है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भी इसमें आता है। ये गुजरात में नर्मदा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। राजस्थान की बाड़मेर और जालौर को सरदार सरोवर परियोजना से पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अलावा भी जैसे पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना है, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमलांबा परियोजना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना है और प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। झीलों का नगर कौन सा जिला कहलाता है? तो सबको पता है उदयपुर। जयसमंद झील, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? जयसमंद झील है वो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जो जयसिंह थे उन्होंने 1687 से 1691 में गोमती नदी पर करवाया था। गोमती नदी पर इसका निर्माण करवाया था। किस झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है? तो वो आपके राजसमंद झील है उसके उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है। गडीसर झील और गैपसागर झील कौन से जिले में स्थित है? तो गडीसर झील है आपके जैसलमेर में और गैपसागर जो झील है वो आपके डूंगरपुर में है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जैसे बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर ये जोधपुर में है। कोलायत झील आपके बीकानेर में है। सिलिशेट झील अलवर में है। लोणकरणसर बीकानेर में है। डीडवाना नागौर में है। पोखरण जैसलमेर में है। फलोदी जोधपुर में है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं। आना सागर अजमेर में है। अर्णोराज ने जिसका निर्माण खून से रंगी हुई धरती को साफ करने के लिए करवाया था, पुष्कर में अजमेर में है ही। जल संरक्षण की रूपटॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग ये तकनीकी क्या है? तो रूपटॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी ये बहुत प्रचलित भी है
रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे जो वर्षा के जल है उसको घर के नीचे बने एक कुएं में एकत्र किया जाता है, रूफटॉप में तो। और वाटर हार्वेस्टिंग में व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो ये अपन एक बार विस्तार से देख लेते हैं, रबी और खरीफ की फसल। रबी की फसल में आती है गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, अलसी, राई, जई, चुकंदर, तंबाकू, मटर और मशरूम। ये आपके रबी की फसल में आते हैं। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, अलसी, राई, जई, चुकंदर, तंबाकू, मटर, मशरूम। इसके अलावा कुसुम, शिशु मक्का जिसे बेबी कॉर्न बोलते हैं, मसूर हो गया, राई हो गया, अलसी, सरसों, चना, तोरिया जिसे लाही बोलते हैं वो भी इसमें आता है, मशरूम आती है। तो ये रबी की फसल में आते हैं। खरीफ की फसल में आती है आपकी ज्वार, ग्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, उड़द, तिल, मूंगफली, कपास, गन्ना, चावल, सोयाबीन, जूट, पटसन और धान ये आपके चावल को ही बोलते हैं। तो ये है आपके खरीफ की फसल। ज्वार, ग्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, उड़द, तिल, मूंगफली, कपास, गन्ना, चावल या धान, सोयाबीन, जूट और पटसन। अगला प्रश्न है 99, बाजरा, सरसों और ग्वार के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बाजरा, सरसों और ग्वार के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। जौ और चना के उत्पादन में राजस्थान का सेकंड स्थान है, यानी कि दूसरा स्थान है जौ और चना के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो वो है आपके 17.5 यानी 17.5 से 17.5 हेक्टेयर में। आगे है, राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल से होती है? कुएं और ट्यूबवेल से होती है। तो होती है आपके 66% सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल से होती है। बाकी 33% सिंचाई है वो आपके नहरों से होती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। दक्षिणी राजस्थान में मक्का की खेती होती है। बाकी श्रीगंगानगर आपके गेहूं के उत्पादन में प्रसिद्ध है। भारत का लगभग 11.5% पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भारत का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो अगर एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो वो है आपका 11.27%। इतना पशुधन है वो राजस्थान में पाया जाता है भारत का। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार किसके अंदर कमी आई है? तो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार ऊंट, गधे, भेड़ और बकरियां इनमें कमी आई है, जबकि गाय भैंस में मामूली सी वृद्धि दर्ज हुई है। अगला प्रश्न है, कितनी आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है? तो कितनी आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है? तो 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाता है, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। राजस्थान की महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो महिला साक्षरता प्रतिशत है आपके 52.12%। बात करें पुरुष साक्षरता प्रतिशत की तो वह है 79.19% और साक्षरता प्रतिशत की राजस्थान की बात करें तो वह है 66.11%। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1 अक्टूबर 1964 को। अगला प्रश्न, राजस्थान में रेलवे की कितने जोन और कितने मंडल है? तो जोन तो है 2 और मंडल है आपके 5। 2 जोन है उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। 5 मंडल है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ बना हुआ है? तो सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है वो उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। उदयपुर में है, वहाँ है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? बात करें राजस्थान में पहली रेलगाड़ी की तो वो चली थी आपकी 1876 में, यानी कि
अप्रैल 1876 में चली थी आपके, और वो चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में, बांदीकुई के बीच में चली थी। बात करते हैं, अच्छा, जयपुर आपका एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। पूर्वी राजस्थानी की जो 4 बोलियां हैं उनकी बात करें तो पूर्वी राजस्थानी में आपकी आती है जयपुर की ढूंढाड़ी, हाड़ौती क्षेत्र की हाड़ौती, मेवाती की मेवाती, अहीरवाटी, ये 4 बोलियां आती है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी। पश्चिमी राजस्थान की बोलियों की बात करें तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली जो वेशभूषा है वो है आपके पगड़ी, जो सिर पे बांधी जाती है, पगड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के खेल कौन कौन से हैं, तो जैसे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, आंख मिचौनी, घोड़ा दड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल, ये आपके बच्चों के खेल हैं ग्रामीण में। इसके अलावा चौपड़ चौसर खेले जाते हैं, जो बिसात कपड़े की होती है उस पर खेले जाते हैं। चरभर, नर छारी, ये जमीन पर खेले जाती हैं। तो ये भी कुछ खेल हैं। गणगौर में गणगौर, गण और गौर किसके सूचक हैं, तो गणगौर में गण तो है शिव का और गौर है आपके पार्वती का सूचक। और गणगौर पर्व कब प्रारंभ होता है, तो ये होता है चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। इसके अलावा जो सातुड़ी तीज या कजली तीज या बड़ी तीज जिसको बोलते हैं वो कब मनाई जाती है, तो ये भाद्रपद माह में मनाई जाती है। सातुड़ी या कजली तीज भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। बाकी जो तीज होती है वो आपके श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज आती है, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है, तो शीतलाष्टमी का त्यौहार है वो होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उस दिन मनाया जाता है। शीतला देवी की पूजा की जाती है। चाकसू के जो सील की डोंगरी है और उदयपुर का जो वल्लभ नगर है वहाँ पर शीतला माता के मंदिर में मेले भी भरते हैं। इस दिन बाशोड़ा भोजन किया जाता है जिसे बाशोड़ा बोलते हैं। आखा तीज या अभुज साहा जिस दिन बिना मुहूर्त निकाले मांगलिक कार्य किए जाती हैं वो मनाई जाती है आपके वैशाख शुक्ल तृतीया को। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को। लक्की मेला कौन सा मेला कहलाता है, तो लक्की मेला कहलाता है आपका केला देवी का मेला जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है केला देवी करौली में। अगला है महावीर जी का मेला कब आयोजित होता है। महावीर जी की जो लाल रंग की प्रतिमा है 24वें जैन तीर्थ करते भगवान महावीर स्वामी, उनकी लाल रंग की भव्य प्रतिमा है सवाई माधोपुर जिले में। और यहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण तक मेला लगता है। चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक मेला लगता है। अगला प्रश्न है कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत किसने करवाई थी और इसे प्रसिद्ध किसने करवाया था, तो कोटा के जो दुर्जन साल थे उन्होंने इसकी शुरुआत करवाई थी और उम्मेद सिंह द्वितीय ने इसको प्रसिद्ध करवाया था। हरियाली अमावस्या यानी सावन की जो शुरुआत मानी जाती है वो हरियाली अमावस्या से मानी जाती है। वो कौन से महीने में आती है, तो ये श्रावण की अमावस्या होती है। और इसकी जो शुरुआत है वो उदयपुर में एक मेला लगता है जिसकी शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में करवाई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो कौन से महीने कब आयोजित होता है, तो ये रजब माह की 1 से 6 तारीख तक आयोजित होता है। ख्वाजा साहब का उर्स इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रजब माह में अजमेर में इनकी दरगाह है और ये सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माने जाते हैं। काले और सफ़ेद चूहे अधिक संख्या में, तो ये आपकी करणी माता जो बीकानेर में है, देशनोक बीकानेर में, वहाँ ये बीकानेर के शासकों की देवी थी। बेणेश्वर मेला अपन ने देख ही लिया था, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित होता है, तो खाटू श्याम जी का मेला होता है फागुन में होता है, फाल्गुन में शुक्ल पक्ष की दशमी को। बाबा रामदेव का मेला कब लगता है, बाबेरी दूज। बाबा रामदेव का मेला लगता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, रुणिचा रामदेवरा जैसलमेर में। शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक मेला चलता है। 129वां प्रश्न है गलियाकोट डूंगरपुर का उर्स कौन से समाज की आस्था का, तो ये दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है जहाँ फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार है जिसे मज़ार फ़करी कहा जाता है। और ये आपके गलियाकोट सागवाड़ा तहसील डूंगरपुर जिले में
दाऊदी बोहरा समाज का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। गोगा जी का मेला कौन से जिले में भरता है? पड़ता नहीं, भरता है। गोगा जी का जो मेला है वो आपके बाड़मेर जिले में भरता है। इसके अलावा भरतरी का मेला कौन से जिले में भरता है? तो भरतरी का जिला अलवर में भरता है। राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से हैं? तो 5 पीर हैं आपके रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो गोगा नवमी मनाई जाती है आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और गोगा मेडी हनुमानगढ़ में मेला भी भरता है। अगला प्रश्न है, तेजाजी मेला परबतसर नागौर में कब आयोजित होता है? तेजाजी पहली बात पंचपीरों में नहीं आते हैं, गोरक्षक माने जाते हैं और भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर में तेजाजी की याद में विशाल पशु मेले का आयोजन होता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ऊँटों के लोक देवता किसे कहते हैं? ऊँटों के लोक देवता कहते हैं पाबू जी को। पाबू जी को ऊँटों के लोक देवता कहते हैं, पाबू जी राठौड़ को। और पाबूमंड इनका एक प्रमुख स्थान है और इनकी फड़ भी बहुत प्रसिद्ध है। एक प्रश्न यहाँ हम पूछते हैं, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि ऊँटों के देवता पाबू जी को कहते हैं तो ऊँटों की देवी किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। लास्ट में हम बता भी देंगे, वीडियो के लास्ट में। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जो जन्म है वो हुआ था आपके कुड़की गांव मेड़ता में। ये राठौड़ वंश की थी और इनका विवाह कुमार भोजराज सिसोदिया जो मेवाड़ के महाराणा थे उनसे हुआ था, कुमार भोजराज सिसोदिया से। आगे है 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने किससे भेंट की थी? तो वो अकबर से भेंट की थी उन्होंने। और इन्होंने देह त्यागी थी 1603 में नारायणा गांव दुदू जयपुर में। जम्बो जी का जन्म, जम्बो जी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1508 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था 1508 विक्रम संवत में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जसनाथ जी, जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो हुआ था बीकानेर में, एक स्थान है कतरियासर जो जसनाती संप्रदाय के लिए बहुत प्रसिद्ध भी माना जाता है। जसनाथ जी गोरखनाथ से प्रभावित थे और जसनाथ जी को चमत्कारी योगी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न है 140, सरदानाथ जी का संबंध कौन से जिले से है? तो सरदानाथ जी का जो संबंध है वो आपके सीकर जिले से है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग और तपस्या के लिए इन्होंने एक आश्रम का निर्माण करवाया था। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ईश्वर का निवास होता है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जेठाना, जेठाना आपके कौन से जिले में है? तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है जेठाना वो डूंगरपुर में है। शेखावाटी और बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र बस्सी, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है जो काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र है। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर इनको पकाना टेराकोटा कहलाता है। और ये टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये नाथ द्वारा, मोलेला गांव नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ब्लू पोट्री कहते हैं जो जयपुर की प्रसिद्ध है। कृपाल सिंह शेखावत इसके कलाकार हैं। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहाँ का प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियाँ किन आभूषणों के लिए विख्यात है? तो वो पीतल और चांदी के आभूषणों के लिए विख्यात है प्रतापगढ़ की जनजातियाँ। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर ही सिल दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे पेचवर्क कहते हैं। ये जो काम है इसे पेचवर्क कहते हैं। आगे है अगला जो प्रश्न है 149वां, वह है खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? चलिए ये आप बताइए, खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है ये आप बताइए। अगला प्रश्न है लक्ष्मणगढ़ सीकर में त्याग और तपस्या के प्रतीक के रूप में एक आश्रम का निर्माण किसने करवाया था? ये हमने आपको अभी बताया था कि सीकर का जो लक्ष्मणगढ़ है उसमें त्याग और तपस्या के रूप में एक आश्रम का निर्माण सरदानाथ जी ने करवाया था। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? तो ये मेला लगता है आपके लोनियावास में। लोनियावास में खलकानी माता का मेला लगता है। और एक प्रश्न हमने आपको पूछा था कि ऊँटों की देवी कहते हैं अंता देवी बीकानेर को। तो इस तरह से ये कक्षा 6 की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है।
शानदार तरीके से आपका रिवीजन हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और यार दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और नई क्लास के साथ।